Pollen grains of many species cause severe allergy and bronchial affliction in some people, often leading to chronic respiratory disorder, asthma and bronchitis. तो इस लाइन पे क्या किया गया है, जो बोला है कि पोलन ग्रेन्स जो होता है वो काफ़ी लोगों में एलर्जी और ब्रोंकियल एप्लिक्शन मतलब ब्रोंकस का डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है पोलन ग्रेन्स। और कुछ लोगों में क्रोनिक रेस्पिरेटरी मतलब जो डिसऑर्डर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब जो डिसऑर्डर काफ़ी टाइम तक रहता है, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस भी वो क्रिएट माने किसी पर्सन में क्रिएट कर सकता है पोलन ग्रेन्स। मतलब कोई इंसान अपने जब इनहेल करता है यार एटमॉस्फेयर से, तो पोलन ग्रेन्स जो उसके अंदर चला जाता है, तो फिर क्या हो सकता है, उसको अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसा प्रॉब्लम हो सकता है उनको। काफ़ी लोगों को, सभी को नहीं, कुछ कुछ लोगों को हो सकता है। इट में मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरोट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज ए contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence एंड कोज पोलन एलर्जी। तो क्या कहे, पार्थेनियम जैसा जो एक पार्थेनियम और कैरोट ग्रास जो प्लांट है वो इंडिया में व्हीट के साथ आया था अमेरिका से। तो इंडिया में व्हीट के साथ मिक्स होके आया था। तो इसके बाद क्या हुआ, इंडिया में चारों तरफ पार्थेनियम काफ़ी रैपिडली स्प्रेड हुआ, और उस पार्थेनियम का जो पोलन है वो पोलन जब किसी इंसान के अंदर एंटर करता है तो एलर्जी का वो एक रीज़न होता है। पार्थेनियम का पोलन भी एलर्जी क्रिएट कर सकता है किसी इंसान में। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो पोलन ग्रेन होता है वो न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं, मतलब काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें। इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। तो क्या कहा गया इसमें, जो पोलन से जो पोलन टैबलेट बनता है वो रिसेंटली क्या काफ़ी पॉपुलर है एज ए फूड सप्लीमेंट। जैसे हम जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक ऐसा जो पोलन का भी जो टैबलेट है वैसे फूड सप्लीमेंट काफ़ी लोग लेते हैं वेस्टर्न कंट्री में। इन वेस्टर्न कंट्री ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है कि पोलन से बना हुआ टैबलेट और सिरप मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि वहाँ के लोग एज ए सप्लीमेंट जैसे लेते हैं। पोलन कंजम्पशन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। तो एक क्लेम किया गया है कि पोलन कंजम्पशन करने से क्या होता है, एथलीट्स और रेस हॉर्सेस जो होते हैं उनका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। तो उन लोग रेस हॉर्सेस और एथलीट्स को भी क्या वो लोग कंज्यूम करते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस बेटर होता है, ठीक है। व्हेन वंस दे आर शेडेड, मतलब जब पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलते हैं, रिलीज होते हैं, तो उन पोलन ग्रेन्स have to be land on stigma before they lose viability if they have bring about fertilization। मतलब क्या गया, जब एक एंथर से पोलन निकलता है तो उसको क्या करना होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर क्या करना होता है, पोलन में जाके स्टिग्मा में जाके उनको लैंड करना होता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, ठीक है। तो वो जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड के अंदर उनको लैंड करना होता है स्टिग्मा में, तो उनको क्या अवेलेबिलिटी पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ क्या है, व्हेन वंस देयर शेड, जब एंथर से पोलन रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन को क्या करना होता है, स्टिग्मा में लैंड करना होता है बिफोर दे लूज वेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर दे लूज वेबिलिटी मतलब वो पोलन का जो कैपेसिटी है ओवा को फर्टिलाइजेशन करने, ओवा कहाँ पे होता है, ओवा यहाँ पे होता है। तो ये पोलन क्या करता है, ओवा को फर्टिलाइज करता है। तो उसका जो कैपेसिटी होता है ओवा को फर्टिलाइज करने का, वो कैपेसिटी खोने के पहले क्या करना होता है, उसको जाके स्टिग्मा में लैंड करना होता है, ठीक है। ओके, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वेबिलिटी। तो क्या लगता है ये पोलन ग्रेन कितने वक्त तक उसका कैपेसिटी और रिटेन कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन करने का। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वेबल इज हाईली वेरिएबल। तो क्या एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मतलब देखिए इसमें डिफरेंट स्पीसीज का प्लांट का पोलन का जो पीरियड होता है, उनका कैपेसिटी जो रहता है ओवा को फर्टिलाइज करने का, वो कैपेसिटी सेम नहीं होता। कुछ प्लांट्स, कुछ स्पीसीज के पोलन में क्या होता है, ज़्यादा दिन तक उन लोगों का कैपेसिटी होता है फर्टिलाइजेशन करने का, और कुछ पोलन में क्या होता है, काफ़ी कम टाइम पीरियड रहता है
तो इस कम टाइम पीरियड के अंदर ही उनको क्या करना होता है, पोलिनेशन करना होता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम लेने से उनका कैपेसिटी खत्म हो जाता है पोलिनेशन करने का, मैंने पोलिनेशन तो हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन करने का कैपेसिटी खत्म हो जाता है उन लोगों में। ठीक है, तो फिक्स टाइम पीरियड के अंदर क्या करना होता है, वो पोलन को स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होना पड़ता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स लूज वेबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। तो क्या किया गया इसमें, जो राइस और व्हीट जैसे प्लांट्स में क्या होता है, जो उनका पोलन रिलीज होता है, तो पोलन रिलीज के बाद 30 मिनट्स के अंदर क्या करना होता है, स्टिग्मा में उनको लैंड करना होता है। 30 मिनट्स के अंदर लैंड नहीं करेंगे तो वो पोलन का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करने का कैपेसिटी खत्म हो जाता है। तो काफ़ी कम टाइम है राइस और व्हीट जैसे प्लांट में, वाइबिलिटी पीरियड 30 मिनट्स तक है। 30 मिनट्स के अंदर ट्रांसफ़र होना होगा, फर्टिलाइजेशन करना है तो। And in some members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae, they maintain viability for months। तो क्या होता है, जो Rosaceae होता है, Leguminosae होता है, Solanaceae होता है, उन प्लांट्स में क्या होता है, उनका जो पोलन होता है तो काफ़ी मंथ्स तक वो क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करने के लिए वो लायक रहते हैं। मतलब काफ़ी महीनों तक उनका कैपेसिटी रहता है, मतलब उनका पोलन से रिलीज होने के बाद भी काफ़ी मंथ बाद भी वो पोलन स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होंगे, तब भी वो फर्टिलाइज कर सकेंगे ओवा को। You may have heard of storing semen or sperm of many animals including humans for artificial insemination। तो क्या करें इसमें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो टॉपिक है वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो क्या इस लाइन पे क्या कहा गया है कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए ह्यूमंस को इंक्लूड ह्यूमन और अदर एनिमल्स का क्या कहता है, स्पर्म और सीमेन स्टोर किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बेसिकली क्या होता है, जिन कपल्स का नेचुरल तरीके से क्या होता है, चाइल्ड नहीं होता है, तो आर्टिफिशियल प्रोसेस से किया जाता है, उनको बेबी प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से जानते हैं। तो अगले चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए क्या किया जाता है, स्पर्म और सीमेन को स्टोर किया जाता है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो पोलन ग्रेन्स को भी क्या क्या कह सकता है कि स्पर्म और सीमेन के जैसा बहुत सालों के लिए स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने टेम्परेचर में, -196 डिग्री सेल्सियस में पोलन को स्टोर किया जाता है, स्पर्म और सीमेन के जैसा। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो ऐसे जो पोलन है उन सीड बैंक में जो स्टोर किया हुआ पोलन है उसको क्या बाद में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे सीड बैंक में सीड जब मैंने स्टोर करते हैं ऐसे। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, मतलब ओव्यूल एंड एम्ब्रायोसेक। ठीक है, तो द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो गाइनोशियम जो होता है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले हम पढ़े थे क्या, द एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल मोनोकार्पिलरी और में हैव मोर देन वन पिस्टिल मल्टीकार्पिलरी। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, जो गाइनोशियम में पिस्टिल एक होगा तो उसको हम मोनोकार्पिलरी बोलेंगे, और पिस्टिल एक से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पिलरी बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है इसमें, जो द गाइनोशिया में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। तो गाइनोशिया में सिंगल पिस्टिल माने पिस्टिल एक होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी, और पिस्टिल मोर देन वन, एक से ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे मल्टीकार्पिलरी। जो इस माने पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो इस पिक्चर में क्या है, एक ही पिस्टिल आप देख सकते हैं तो इसको हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। और ये दो पिक्चर में 2 और 3, ये जो दो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप कार्पेल मोर देन वन देख सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा मल्टी कार्पिलरी हो जाएगा। ठीक है, तो ओके नेक्स्ट, व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल में बी फ्यूज टुगेदर सिनकार्पस और में बी फ्री एपोकार्पस। तो इसमें क्या कहा गया कि मोर देन वन पिस्टिल होगा तो इसमें भी दो कंडीशन है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि
ये जो मल्टी कैपिलरी है उनमें पिस्टिल जो है वो फ्री कंडीशन में भी रह सकते हैं और फ्यूज्ड कंडीशन में भी रह सकते हैं। ठीक है, ओके। इसमें क्या है, इसमें फ्यूज कंडीशन में है और इसमें फ्री कंडीशन में है। तो फ्यूज कंडीशन में रहेंगे तो हम बोलेंगे इसको सिनकार्पस बोलेंगे, और फ्री कंडीशन में रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। तो क्या होगा कि गाइनोसिया में एक पिस्टिल होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको मोनोकार्पिलरी बोलेंगे, और मोर देन वन पिस्टिल होगा तो मल्टीकार्पिलरी बोलेंगे। और मल्टीकार्पिलरी के अंदर भी दो कंडीशन है। जो मल्टीकार्पिलरी मतलब क्या है, उनमें मोर देन वन पिस्टिल है। अब वो जो मोर देन वन पिस्टिल है, वो मोर देन वन पिस्टिल फ्यूज कंडीशन में भी रह सकते हैं और अलग अलग मतलब फ्री कंडीशन में रह सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशन मतलब फ्री रहेंगे तो उनको हम बोलेंगे एपोकार्पस बोलेंगे, और फ्यूज कंडीशन में रहेंगे तो उसको हम सिनकार्पस बोलेंगे। ठीक है, ओके। ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स। तो सभी जानते हैं कि पिस्टिल का 3 पार्ट होता है, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो स्टिग्मा क्या है, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, फ्लैट पोर्शन है, उसको स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के बाद जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्टाइल कहते हैं, और सबसे नीचे बेस में जो फुला हुआ पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, द स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स। मतलब ये जो स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा क्या करता है, पोलन ग्रेन्स लैंडिंग का साइट होता है। मतलब जो पोलन ग्रेन आते हैं वो स्टिग्मा में क्या करते हैं, लैंड करते हैं। ओके, द स्टाइल इज द एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। मतलब स्टाइल जो होता है वो क्या होता है, स्टिग्मा के नीचे का पोर्शन होता है। द बेसल बल्क्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। मतलब पिस्टिल का सबसे नीचे वाला जो फुला हुआ पोर्शन रहता है उसको हम ओवरी कहेंगे। इनसाइड द ओवरी द ओवरियन कैविटी लोक्यूल। तो ओवरी के अंदर जो कैविटी रहता है उसको क्या कहते हैं, लोक्यूल। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको क्या कहते हैं, ओवरी के अंदर जो कैविटी रहता है उस कैविटी को हम क्या कहेंगे, उस कैविटी को हम बोलेंगे लोक्यूल बोलेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवारियन कैविटी। मतलब ये जो ओवारियन कैविटी है उसका एक नाम लोक्यूल हो गया, और उस लोक्यूल के अंदर क्या रहता है, प्लासेंटा रहता है। ठीक है, लोक्यूल के अंदर क्या रहता है, प्लासेंटा रहता है। ओके, रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन दैट यू स्टडीड इन क्लास 11। क्लास 11 में हम प्लासेंटेशन के बारे में पढ़े थे। ओके, एराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर मेगास्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। तो क्या होता है, प्लासेंटा से क्या ग्रो एराइज करता है, मेगास्पोरेंजिया ग्रो करता है। जो मेगास्पोरेंजिया को हम कॉमनली बेसिकली क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। तो आप यहाँ पे एक ओव्यूल का पिक्चर दे सकते हैं, एक पूरा एक ओव्यूल है। ठीक है, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1। तो क्या बोला है, एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल रहता है। ठीक है, 1। तो ऐसे एक ओव्यूल रहता है, ऐसा कुछ फ्रूट्स है जो कि एग्जांपल है पेडी और मैंगो, व्हीट। तो इन फ्रूट्स में क्या आता है, एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल रहता है। और कुछ फ्रूट्स है जैसे पपाया, वाटर मेलन हो गया और किड्स हो गए, उनमें क्या होता है, एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल रहते हैं। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल एक भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। तो ओव्यूल के अंदर एक ओव्यूल होता है, ऐसा फ्रूट्स है व्हीट, पेडी, मैंगो हो गया। और ओवरी के अंदर मोर देन 1 ओव्यूल होता है, ऐसे कुछ फ्रूट्स का नाम है पापाया। पापाया के अंदर आप देख सकते हैं, पापाया के अंदर आप देख सकते हैं तो ब्लैक कलर की बहुत सारे सीड रहते हैं। ठीक है, तो सीड हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि सीड कहाँ से होता है, ओव्यूल से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से सीड डेवलप करता है। तो बहुत सारे सीड है, इसका मतलब बहुत सारे ओव्यूल थे पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, यानी एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कहाँ पे है, यहाँ पे ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओव्यूल मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। लेट अस फेमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। अब एंजियोस्पर्म का ओव्यूल का स्ट्रक्चर अब पढ़ेंगे। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर attached to the placenta by means of stalk called funicle। मतलब क्या यहाँ पे क्या होगा,
प्लासेंटा होगा, तो ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल क्या है, प्लासेंटा के साथ कैसे अटैच रहता है, फानिकल के थ्रू से। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो ओव्यूल है, ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल पोर्शन, राउंडेड पोर्शन है, वो ओव्यूल क्या रहता है, प्लासेंटा के साथ जॉइंट रहता है। किस स्ट्रक्चर से रहता है, वो उसका नाम है फानिकल है। फानिकल के थ्रू वो ओव्यूल क्या प्लासेंटा के साथ अटैच रहता है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विथ फानिकल इन द रीजन ऑफ हाइलम। तो ऊपर से एक क्या हो गया, ऊपर से फानिकल हो गया, नीचे क्या हो गया, नीचे है आपका ओव्यूल हो गया। तो वो जो ये जो फानिकल है, तो फानिकल ओव्यूल के किस पोर्शन में आके फ्यूज होता है, उसको हाइलम कहते हैं। ठीक है, हाइलम पोर्शन में क्या होता है, हाइलम पोर्शन में वो जो फानिकल है और ओव्यूल है वो ज्वाइंट रहते हैं। मतलब हाइलम क्या होता है, मतलब हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन फानिकल एंड ओव्यूल। ठीक है, दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फानिकल। ओके, मैं फिर से दिखाता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओव्यूल, ऊपर में क्या हो गया, प्लासेंटा हो गया। तो प्लासेंटा के साथ ओव्यूल जॉइंट रहता है किसके थ्रू में, फानिकल के थ्रू में। ये पूरा पोर्शन का नाम क्या है, फानिकल। फानिकल के थ्रू में प्लासेंटा और ओव्यूल क्या होता है, जॉइंट रहते हैं। अब ये जो फानिकल है, ये फानिकल ओव्यूल के इस पोर्शन में आके जॉइंट होते हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या होता है, फानिकल और नीचे का जो ओव्यूल है जॉइंट रहते हैं। तो ये जॉइंट वाला पोर्शन का नाम है हाइलम। ठीक है, ओके। जंक्शन इसलिए बोला गया है, दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फानिकल। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। मतलब सभी ओव्यूल में क्या होता है, दो प्रोटेक्टिव लेयर रहता है। ठीक है, एक का नाम क्या हो गया, जो बाहर का पोर्शन है, बाहर का पोर्शन का नाम हो गया आउटर इंटेगुमेंट, और इसके अंदर का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसका नाम हो गया इनर इंटेगुमेंट। ओके, तो दो प्रोटेक्टिव लेयर रहते हैं सभी ओव्यूल में। इंटेगुमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप व्हेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। अभी देखिए, ये जो आउटर इंटेगुमेंट्स है, इसके अंदर हो गया इनर इंटेगुमेंट्स, और इसके अंदर भी एक तरह के सेल होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, ये जो न्यूसेलस होता है उनमें फूड रिजर्व रहता है। ओके, तो क्या देख सकते हैं, इस इधर सभी न्यूसेलस है, और न्यूसेलस की इस तरफ क्या है, वो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट्स का लेयर का एक क्या है, चारों तरफ के कवरिंग किया हुआ है। लेकिन इस पोर्शन में कोई इंटेगुमेंट्स नहीं है, इस ओपनिंग है इस साइड, तो इस साइड की इस जो ओपन पोर्शन है, इस ओपन पोर्शन को क्या कहते हैं, इस ओपन पोर्शन को माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, इस पोर्शन को माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल पोर्शन में क्या होता है, न्यूसेलस के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होता। अभी ये जो एंड हो गया, इसको माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे, और माइक्रोपाइलर एंड के ठीक अपोजिट में जो एंड होता है इसको हम चालाजल पोल या चालाजल एंड कहते हैं। ठीक है, ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड इज द चालाजल रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का बेस पोर्शन होता है चालाजल पोल। ओके, एनक्लोज्ड विद द इंटेगुमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। तो पहले इसको न्यूक्लियस नहीं करेंगे, अब न्यूसेलस बोलेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो आउटर इंटेगुमेंट्स और इनर इंटेगुमेंट्स के अंदर जो एक तरह के सेल रहते हैं उनको क्या कहते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, सेल ऑफ न्यूसेलस है अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। और ये जो न्यूसेलस का जो सेल है वो क्या होता है, फूड मटेरियल से रिजर्व फूड मटेरियल है उनमें। ठीक है, उनमें काफ़ी फूड मटेरियल रिजर्व कंडीशन में है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस is the embryo sac and female gametophyte, and ovule generally has a single embryo sac form a megaspore। मतलब क्या होता है, एक ओव्यूल में क्या होता है, एक सिंगल एम्ब्रायो सैक होता है जिससे क्या होता है, मेगास्पोर फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर। ओके।